सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अच्छा बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप में से अगला पाठ 10 कितनी ज़मीन पढ़ेंगे। कितनी ज़मीन मीन्स हाउ मच लैंड। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने हमें किसी भी वस्तु के लिए लालच ना करने का संदेश दिया है। मनुष्य को उतनी वस्तुओं या सुख सुविधाओं की लालसा मीन्स इच्छा करनी चाहिए जिनसे उसका और उसके परिवार का सही ढंग से जीवन यापन हो सके। इस संदर्भ में संत कवि कबीरदास जी ने भी कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। अर्थात, हे स्वामी, हे नाथ, मुझे इतनी धन संपदा दीजिए जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, जिससे मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे द्वार पर आया कोई साधु भी भूखा ना जा सके। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं लालसाओं को बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे उसे परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। पाठ 10 कितनी ज़मीन, पृष्ठ संख्या 87। पहले पाठ परिचय पढ़ते हैं। हम जिंदगी भर इन्हीं उलझनों में उलझे रहते हैं कि हमें यह मिल जाए, हमें वह मिल जाए। हमारी इच्छाएं असीमित व सपने अनंत हैं। इन सभी भौतिक वस्तुओं को एकत्र करते हुए हम जीवन की वास्तविक खुशियों को भूल जाते हैं और लालचवश संगृहीत वस्तुओं का भी उपभोग नहीं कर पाते। अब आदि शंकराचार्य का कथन भी पढ़ते हैं। यह मोह से भरा हुआ संसार एक स्वप्न की ही तरह है। यह तब तक ही सत्य प्रतीत होता है जब तक व्यक्ति अज्ञान रूपी निद्रा में सो रहा होता है, परंतु जाग जाने पर इसकी कोई सत्ता नहीं रहती। इसका तात्पर्य है कि जैसे नींद से जागने पर हमारे स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसी प्रकार मोह अर्थात अटैचमेंट से भरे इस संसार का भी अज्ञान रूपी निद्रा से जागने पर कोई अस्तित्व नजर नहीं आता। अर्थात स्वप्न की भांति यह संसार भी मिथ्या है, झूठा है। अतः सांसारिक आकर्षणों में अधिक ना डूबकर परम सत्ता अर्थात परमात्मा से जुड़ने का प्रयास भी सबको करना चाहिए। चलिए अब कहानी आरंभ करते हैं। 2 बहनें थीं। बड़ी बहन का विवाह कस्बे के एक सौदागर से हुआ था। सौदागर मीन्स व्यापारी, बिजनेसमैन। जबकि छोटी का विवाह देहात में, देहात मतलब विलेज, गांव में किसान के घर हुआ था। बड़ी बहन छोटी बहन के घर आकर अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, फैंसी कपड़े और ठाठ के सामान, स्वाद की खाने पीने की चीजें और फिर तमाशे, थिएटर, बाग, बगीचे। छोटी बहन को बात लग गई, मीन्स चुभ गई, अच्छी ना लगी। मैं तो अपनी जिंदगी की तुम्हारे साथ अदला बदली कभी ना करूं। हम सीधे सादे और रूखे से रहते हैं तो क्या, चिंता फिकर से तो छूटे हैं। किसानी जिंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या, उम्र लंबी होती है और मेहनत से तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। तंदुरुस्ती मीन्स गुड हेल्थ। छोटी बहन का पति दीना
ओसारे में बैठा। ओसारे मीन्स बरामदे, वरांडा में बैठा औरतों की ये बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि बड़ी बहन की बात तो खरी है, मीन्स अच्छी है, बात आई गई होगी, मीन्स थोड़ी देर बाद सब बात भूल गए। एक दिन दीना घर के ओसारे में बैठा हुआ था कि एक सौदागर उधर से गुजरता हुआ उसके घर आया। उसने बताया कि दरिया किनारे कोलों की बस्ती है। कोलो मीन्स एक जनजाति, अ ट्राइब। वहाँ ज़मीन बहुत उम्दा है। उम्दा मीन्स बढ़िया, वेरी नाइस। दीना के मन में भी अभिलाषा पैदा हुई, मीन्स इच्छा। उसने सोचा कि मैं यहाँ तंग संकरी सी जगह में पड़ा क्या कर रहा हूँ। तंग संकरी मीन्स छोटी, नैरो, स्मॉल, जबकि दूसरी जगह मौका खुला है, अ गुड अपॉर्चुनिटी इज देयर। यहाँ की ज़मीन घर बार बेच बाच कर नगदी बनाकर वहीं क्यों ना पहुँचूँ और नए सिरे से जीवन शुरू करके देखूँ। नए सिरे से मीन्स कैन टेक अ न्यू स्टार्ट। उसने अपनी तैयारी शुरू की। बीबी से कहा कि घर देखना भालना और खुद एक नौकर को साथ ले यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चाय के डिब्बे और उपहार की अन्य चीज़ें खरीदी। 7वें रोज़ वे कोल लोगों की बस्ती में जा पहुँचे। उसने देखा कि सौदागर ने जो बात बताई थी वह सही थी। दरिया के पास, दरिया मतलब रिवर के पास ज़मीन ही ज़मीन थी, सब खाली। दीना को देखते ही वे अपने तंबुओं से निकल आए। तंबू मीन्स टेंट्स, और उसके चारों तरफ जमघट लगाकर खड़े हो गए। जमघट मीन्स गैदर्ड अराउंड हिम। उनमें से एक दुभाषीय के माध्यम से, दुभाषीय मीन्स इंटरप्रीटर, के माध्यम से दीना ने उन्हें बताया कि वह ज़मीन की खातिर आया है। वे लोग बड़े खुश मालूम हुए। बड़ी आव भगत के साथ, मीन्स अ वार्म वेलकम, बड़ी आव भगत के साथ वे उसे अपने अच्छे से अच्छे डेरे में ले गए। डेरा मीन्स टेंट। उसे पीने को चाय दी। दीना ने भी अपने पास से भेंट की जाने वाली चीज़ें निकाली और सबको थोड़ी थोड़ी बांटी। कोल लोग बड़े खुश थे। फिर दुभाषीय से उन्होंने कहा कि मेहमान को सब समझा दो। दुभाषीय ने उसे समझाते हुए कहा कि ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से खुश हैं। बतलाइए कि हमारे पास कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे अधिक पसंद है, ताकि हम उसी से आपकी खातिर कर सकें। दीना ने जवाब दिया कि जिस चीज़ को देखकर मैं बहुत खुश हूँ वह आपकी ज़मीन है। हमारे यहाँ ज़मीन कम है और वह इतनी उपजाऊ भी नहीं है। उपजाऊ मीन्स फर्टाइल, लेकिन यहाँ तो उसका कोई अंत ही नहीं है और यह ज़मीन उपजाऊ भी खूब है। मैंने तो अपनी आँखों से यहाँ जैसी धरती कहीं और नहीं देखी। दुभाषीय ने दीना की बात अपने लोगों को समझा दी। कुछ देर वे आपस में सलाह करते रहे। बातचीत चल ही रही थी कि बड़ी सी बालदार टोपी पहने, बालदार टोपी मीन्स फर वाली कैप पहने, उनका सरदार मीन्स हेड वहाँ आ पहुँचा। सब चुप होकर उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषी ने कहा कि यही हमारे सरदार हैं। दीना ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लबादा निकाला। लबादा मीन्स अ लॉन्ग ड्रेस, यू कैन से क्लॉक, निकाला और चाय का एक बड़ा डिब्बा तथा अन्य चीज़ें सरदार को भेंट की। सरदार ने भेंट स्वीकार की और अपने आसन पर आ बैठा। उसके बाद
दीना की तरफ मुखातिब होकर हिंदुस्तानी में कहा। मुखातिब होकर मतलब उसे एड्रेस किया, उसे संबोधित किया। इन भाइयों ने जो कहा ठीक है, जितनी ज़मीन चाहो चुन लो, हमारे यहाँ उसका घाटा मीन्स कमी नहीं है, मीन्स स्केर्सिटी। दीना ने सोचा कि मैं चाहे जितनी ज़मीन कैसे ले सकता हूँ, पक्का करने के लिए दस्तावेज़ वगैरह भी तो चाहिए। दस्तावेज़ मीन्स डॉक्यूमेंट्स। मैं चाहिए भी तो चाहिए, नहीं तो जैसे आज इन्होंने कह दिया कि यह तुम्हारी है, पीछे वैसे ही उसे ले भी सकते हैं। दीना ने कहा, सुना है यहाँ एक सौदागर आया था, उसकी भी आपने ज़मीन दी थी और उसको भी आपने ज़मीन दी थी और उस ज़मीन का कागज़ पक्का कर दिया था। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि कागज़ पक्का हो जाए। सरदार समझ गया, बोला हाँ ज़रूर, यह तो आसानी से हो सकता है। हमारे यहाँ एक मुंशी है मीन्स अकाउंटेंट, कस्बे में चलकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली जाएगी और रजिस्ट्री भी हो जाएगी। दीना ने पूछा, कीमत की दर क्या होगी मीन्स रेट। हमारी दर तो एक ही है, एक दिन के 1000 रुपये। दीना समझा नहीं, बोला दिन का यह हिसाब कैसा है, यह बताइए कितने एकड़। सरदार ने कहा, यह सब गिनाना हमसे नहीं होता, हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं। जितनी ज़मीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वह तुम्हारी, और कीमत है दिन भर की 1000। दीना अचरज में पड़ गया, कहा, एक दिन में तो बहुत सी ज़मीन को घेरा जा सकता है। सरदार हंसा, बोला हाँ क्यों नहीं, बस वह सब तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उसी जगह ना आ गए जहाँ से चले थे तो कीमत जब्त समझी जाएगी। दीना खुश हुआ। तय हुआ कि अगले दिन सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ गपशप हुई, खाना पीना हुआ, ऐसे ही करते कराते रात हो गई। दीना बिस्तर पर लेटा तो रहा, पर उसे नींद ना आई। रह रहकर वह ज़मीन के बारे में ही सोचने लगता था। दरवाजे के बाहर झांककर जो देखा तो सवेरा होने वाला था। वह खड़ा हो गया और गाड़ी में सोते हुए अपने आदमी को जगाया। कहा कि गाड़ी तैयार करो और खुद कोल लोगों को बुलाने चल दिया। जाकर कहा, सवेरा हो गया है, ज़मीन नापने चल पड़ना चाहिए। कोल लोग तैयार हुए और सब चल पड़े। दीना ने फावड़ा साथ रख लिया था। फावड़ा मीन्स स्पेड। खुले मैदान में जब पहुँचे तब तड़का फूट ही रहा था। तड़का फूटना मीन्स सुबह हो रही थी। पास एक ऊंची टेकड़ी थी। टेकड़ी मीन्स एक पहाड़ी छोटी, अ स्मॉल हिल पर पार खुला बिछा मैदान। टेकड़ी पर पहुंचकर सरदार ने आगे दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा कि देखते हो, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक हम लोगों की ज़मीन है, उसमें से जितनी तुम चाहो ले लो। दीना की आंखें चमक उठीं। धरती एकदम अछूती पड़ी थी। अछूती मीन्स अनटच्ड। सरदार ने अपने सिर की रोएदार टोपी उतारी और धरती पर रख दी। कहा, यह निशान रहा, यहाँ से चलो और यहीं आ जाओ। जितनी ज़मीन चल लोगे वही तुम्हारी। दीना ने भी रुपए निकाले और टोपी पर गिनकर रख दिए। फिर उसने पहना हुआ अपना कोट उतारा और धोती को कस लिया। अंगोछे में रोटी रखी। अंगोछा मीन्स कमर पर बांधा कपड़ा, वेस्ट क्लॉथ। आस्तीनें चढ़ाई। आस्तीनें मतलब स्लीव्स फोल्ड की। पानी का बंदोबस्त किया। बंदोबस्त मीन्स अरेंजमेंट। अपने आदमी से फावड़ा लिया और चलने को तैयार हो गया।
कुछ क्षण सोचता रह गया कि किस तरफ को चलना बेहतर होगा। सभी तरफ का लालच था, तो वो हर तरफ की ज़मीन लेना चाहता था, उसे सारी ज़मीन अच्छी लग रही थी। उसने तय किया कि ठंड ठंड में रास्ता अच्छा पार हो सकता है। वह खुले मैदान में कदम बढ़ाकर चल दिया। शुरू में वह ना धीमे चला ना तेज। 1001 गज चलने पर वह ठहरा। वहाँ एक गड्ढा किया और घास ऊंची चिंदी कि आसानी से दिखाई दे, मतलब वहाँ पे उसने एक मार्क लगा दिया घास चुनकर। फिर आगे बढ़ा। उसके बदन में फुर्ती आ गई। उसने चाल तेज कर दी। कुछ देर बाद दूसरा खड्डा खोदा। अब पीछे मुड़कर देखा। सूरज की धूप में टेकड़ी साफ दिखती थी। उस पर आदमी खड़े थे। अंदाजन 3 मील तो वह आ गया होगा। अंदाजन मीन्स अप्रॉक्सीमेटली। धूप में ताप आता जाता था, मतलब उसकी हीट बढ़ रही थी। कुर्ते पर से वास्कट उतार कर, वास्कट मीन्स जो जैकेट उसने पहनी हुई थी, उसने कंधे पर डाल ली और फिर चल पड़ा। आगे चलकर उसने जूते उतारकर अपनी धोती में खोंस लिए, मीन्स उसमें धोती में डाल लिए, और फिर बढ़ चला। अब चलना आसान था। सोचा अभी 3-1 मील तो और चल लूँ, तब दूसरी दिशा लूँगा। कैसी उम्दा जगह है। इसे हाथ से जाने देना हिमाकत है। हिमाकत मतलब मूर्खता, फुलिशनेस। लेकिन क्या अजब बात है कि जितना आगे बढ़ो उतनी ज़मीन एक से एक बढ़कर मिलती है। कुछ देर वह सीधा बढ़ चला। फिर पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी मुश्किल से दिख पड़ती थी और उस पर के आदमी रेंगती चींटी से मालूम होते थे, मीन्स सो स्मॉल लाइक एंट्स। और वहाँ धूप में जाने क्या कुछ चलता हुआ सा दिख पड़ता था। दीना ने सोचा, ओह मैं इधर काफ़ी बढ़ आया हूँ, अब लौटना चाहिए। बेहद पसीना आ रहा था और प्यास भी लग गई थी। यहाँ ठहरकर उसने गड्ढा किया, ऊपर घास का ढेर चिन दिया। उसके बाद पानी पीकर सीधा बाईं तरफ मुड़ गया। आगे चलता चला गया। गर्मी बढ़ रही थी। वह थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा। सिर पर दोपहर हो आई थी। सोचा अब ज़रा आराम कर लेना चाहिए। वह बैठ गया। रोटी निकालकर खाई और कुछ पानी पिया। कुछ देर बैठकर फिर आगे बढ़ चला। खाने से उसमें दम आ गया था, लेकिन गर्मी तीखी हो चली थी। सोचा कि तकलीफ घड़ी 2 घड़ी की है, आराम जिंदगी भर का हो जाएगा। इस तरह उसने काफ़ी लंबी राह नापी। वह बाईं तरफ मुड़ने वाला ही था कि आगे ज़मीन उपजाऊ दिखाई दी। उसने सोचा कि इस टुकड़े को छोड़ना तो मूर्खता होगी। यहाँ ऐसी पटसन उगेगी। पटसन मीन्स जूट, कि क्या कहना। यह सोच उसने उस टुकड़े को भी नाप डाला और पार आकर गड्ढे का निशान बना दिया। फिर दूसरी तरफ मुड़ा। टेकड़ी की तरफ देखा तो ताप के मारे हवा कांपती सी मालूम हुई। उस कंपकपी के धुंधकारे में से टेकड़ी की जगह मुश्किल से दिखाई पड़ती थी, मतलब सब धुंधला उसको नज़र आ रहा था। इतना वो थक चुका था, इतना कंपकपी मतलब शिवर कर रहा था। दीना ने सोचा कि क्षेत्र की ये 2 भुजाएं मैंने ज़्यादा नाप डाली हैं। वह तेज़ कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा। उसने सूरज को देखा। सूरज कोई 2/3 अपना चक्कर काट चुका था। मुकाम से अभी वह 10 मील दूर था। मुकाम मतलब मंजिल, डेस्टिनेशन। उसने सोचा कि छोड़ो, जाने भी दो। मेरी ज़मीन का एक बाजू छोटी रह जाएगी तो छोटी सही,
लेकिन अब सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन में। जो ऐसे कहीं दूर निकल गया तो बाजी गई, मतलब सारी गेम स्पॉइल हो जाएगी, जो जीता है वो सब हार जाऊंगा। अरे इतनी सी ज़मीन क्या थोड़ी है। यह सोच दीना ने वहाँ तीसरे गड्ढे का निशान डाल दिया और टेकड़ी की तरफ मुंह कर ठीक उसी सीध में चल दिया। नाक की सीध बांधकर वह टेकड़ी की तरफ बढ़ा। नाक की सीध बांधकर, सीध मतलब इन अ स्ट्रेट लाइन। धूप उसका सत ले चुकी थी। सत मतलब शक्ति, उसकी सारी स्ट्रेंथ। नंगे पैर जगह जगह कट और छिल गए थे और टांगें जवाब दे रही थीं। जरा आराम करने का उसका जी हुआ, लेकिन यह कैसे हो सकता था। सूरज छिपने से पहले उसे वहां पहुंच जाना था। सूरज पल पल नीचे ढल रहा था, मीन्स गेटिंग सेट। उसके मन में सोच होने लगी कि मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने इतने पैर पसारे क्यों, मतलब उसको जल्दी अब उसे ज्ञान हो रहा था कि मैंने ज़्यादा लालच कर लिया। अगर कहीं वक्त तक ना पहुंचा तो। उसने फिर टेकड़ी की तरफ देखा, फिर सूरज की तरफ। मुकाम से अभी वह दूर था और सूरज धरती के पास झुक रहा था। दीना जी तोड़ चलने लगा। चलने में सांस फूलती और कठिनाई होती थी, मतलब उससे बहुत सांस चढ़ रही थी बहुत तेज चलने से। लेकिन तेज पर तेज कदम वह रखता गया। वह बढ़ता चला, लेकिन जगह अब भी दूर बनी थी। यह देख उसने भागना शुरू किया। कंधे से बास्केट फेंक दी, जूते दूर हटाए, टोपी अलग की। बस साथ में निशान लगाने के लिए उसने हल्का फावड़ा रहने दिया। रह रहकर सोच होती थी कि क्या करूं। बना काम बिगड़ा जा रहा है। अब सूरज छिपने से पहले मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। इस सोच और डर के कारण वह और हाँफने लगा। हाँफना मीन्स गैस्पिंग, तेज तेज सांस लेना। वह पसीना पसीना हो रहा था। धोती गीली होकर चिपकी जा रही थी और मुंह सूख गया था, लेकिन फिर भी वह भागता ही जाता था। छाती उसकी लोहार की धौंकनी की तरह चल उठी। धौंकनी मतलब ब्लो पाइप। दिल भीतर हथौड़े की चोट सा धड़कने लगा। उधर टांगें बेबस हुई जा रही थीं। दीना को डर हुआ कि इस थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर ही ना हो जाए। वह दौड़ता ही गया। आगे कोल लोगों की आवाज सुनाई पड़ती थी। वे उसको जोर जोर से बुला रहे थे। इन आवाजों से उसका दिल और सुलग उठा। अपनी आखिरी ताकत समेट कर वह दौड़ा। सूरज धरती से लगा जा रहा था। तिरछी रोशनी के कारण वह खूब बड़ा और लहू सा लाल दिख रहा था। वह अब डूबा। सूरज बहुत नीचे पहुंच गया था, लेकिन दीना भी जगह के बिल्कुल किनारे आ लगा था। टेकड़ी पर हाथ हिला हिलाकर बढ़ावा देते हुए कोल लोग उसे सामने दिखाई दे रहे थे। अब तो जमीन पर रखी वह टोपी भी दिखने लगी, जिस पर उसकी रकम भी रखी थी। वहां बैठा सरदार भी दिखाई दिया। दीना ने हसरत भरी निगाह से, हसरत मतलब इच्छा भरी, मतलब डिजायर, सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती को छू चुका था। वह बची खुची अपनी शक्ति से आगे बढ़ा। कमर झुकाकर भागा, जैसे कि टांगें साथ न देती हों। टेकड़ी पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो आया था। उसने ऊपर देखा, सूरज छिप चुका था। उसके मुंह से एक चीख सी निकल गई। ओह, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। यह सोचकर वह थमने को हुआ, लेकिन उसे ध्यान आया कि जो खड़े हैं उन्हें तो सूरज अब भी दिख रहा होगा। सूरज छिपा नहीं है, फिर भी मुझको नहीं दिखता। यह सोचकर उसने लंबी सांस खींची
और टेकड़ी पर आंख मूंदकर दौड़ा। चोटी पर अभी धूप थी। पास पहुंचकर और सामने टोपी देखी। सरदार बैठा वहीं पेट पकड़े हंस रहा था। मतलब उसे हंसी आ रही थी कि उसकी इस मूर्खता पर। टांगों ने जवाब दे दिया। वह मुंह के बल आगे को गिरा और उसके हाथ टोपी तक जा पहुंचे। खूब खूब, सरदार ने कहा। देखो उसने कितनी जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ा आया और उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखता क्या है कि मालिक के मुंह से खून निकल रहा है। दीना मर चुका था। कोल लोग दया और व्यंग्य से हंसने लगे। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी। कब्र मतलब ग्रेव, और उसमें लिटा दिया। सिर से पांव तक कुल 6 फुट जमीन उसे काफी हुई। लियो टॉल्स्टॉय, तो ही इज अ रशियन राइटर। सो बच्चों, देखा आपने कि लालच कितनी बुरी बला है। दीना अपने गांव में अच्छी भली अपनी गुजर बसर कर रहा था, पर अधिक ज़मीन पाने के उसके लालच ने उसे मौत के आगोश में सुला दिया। Okay children, next time we will do its back exercises and question answers. Till then, keep learning. Bye bye.